सबसे पहले तो प्लीज़ अपने जो स्किल्स हैं उसको पहचानें, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आप में कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पहचानें। एक टी स्टॉल तक मत रहिए, फॉर गॉड्स सेक एजुकेशन को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अब उन कोर्सेज़ को ऑप्ट कीजिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को मत भूलिए। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ रजनीश कौर से, जो कि एजुकेशनलिस्ट है, ऑथर भी है और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। ये इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं और आज हम विशेषकर एजुकेशन सेक्टर पे जो है बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनलिस्ट हमारे साथ हैं। कई तरह के बदलाव इनके टाइम पर देखे गए हैं और आज भी कितनी कमियां खामियां जो इसमें हैं और क्या कुछ इंक्लूडेशन जो है इसमें होनी चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार मैम। रजनीश, जिस तरह से मैंने बात की एजुकेशन सेक्टर की, शुरुआत में ही किया, आपका भी काफ़ी लंबा सफ़र जो है एजुकेशन में रहा है, लिखते भी हैं आप, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि कितना चेंज जो है एजुकेशन सेक्टर में है, जब आपके टाइम की स्टडीज़ होती थी और आज के टाइम की जो स्कूलिंग हो रही है, यहाँ कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो कितना बदलाव आप देखने को मिलता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए। आपने बात की कि एजुकेशन सेक्टर की, नो डाउट इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं आज के टाइम में और पहले टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अभी जो हमारी एजुकेशन है, आप इसे लेके चले कि ये ट्रेडिशनल नहीं रही है। पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था। अब जो है बहुत चेंज है, अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ स्टेप कर चुके हैं। हमने बहुत सारी चेंजेस लाई हैं। यहाँ पे हमने आईटी को इंक्लूड किया है, कंप्यूटर सेक्टर को इंक्लूड किया है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है उसको भी इंक्लूड किया है। इससे अकॉर्डिंग टू जो बच्चा है, जैसे आज की जो यंग जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सेट है। हम कह सकते हैं कि जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका माइंड सेट है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो चेंजेस आई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। और हम ये लेकर चलते हैं कि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो आने वाले टाइम पे हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में या टॉप क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। आपका जिस तरह से कहना है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो जो है उसने किया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए, लेकिन आज भी ये चीज़ देखी जाती है, जिस तरह से आपने अपने शब्दों में कहा, माइंडसेट की बात की जाए तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स का माइंडसेट नहीं रहता है कि उसने करना क्या है। पहले के समय पे ये चीज़ें रहती थी, क्योंकि पहले का दौर हो या आपका दौर हो, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं प्रेशर जो है रहता है। आपने भी कई सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें देखी होंगी कि बच्चा अपना माइंडसेट करने में जो है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट चाहता है वो इंजीनियर बने तो वो खुद चाहता है कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन में जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोफेशन जो है वो चूज़ करते हैं, लेकिन वो अपना माइंडसेट नहीं कर पाता मुझे क्या करना चाहिए। इसमें क्या मानेंगे कि एक स्टूडेंट का क्या कुछ रोल रहता है, एक पेरेंट्स का क्या कुछ रोल? आपने बहुत सही बात बोली और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मैं एडमिट करती हूँ कि हाँ, अभी भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है, ये कंसेप्ट है कि अगर आपका बच्चा, जैसे ही बच्चा 10th क्लास क्लियर करता है तो अपने अपने जो उनकी डिज़ायर्स हैं पेरेंट्स की, वो उस पर लगा देते हैं कि आप, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा इंजीनियरी। हम कहते हैं कि माइंडसेट दूर हो गया, पर नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है, चेंजेस ये आई हैं कि अगर इंजीनियर है तो वो कहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर है, और पेरेंट्स उसकी तरफ फोकस करते हैं जहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। आर्ट की तरफ हम काम बच्चों को जाने दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंगली नहीं एजुकेशन ले पाते। तो ये चीज़ पेरेंट्स को सबसे पहले समझनी चाहिए कि ये उनकी लाइफ है, ये उनका आगे करियर है। आप उनको फ्री छोड़ दें, आप उनको जाने दें, जहाँ पे वो ग्रो करना चाहें उनको ग्रो करने दें। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट ये भी है कि हमारे पास प्रॉपर वैसा जो माइंड सेट है वो डेवलप नहीं हो, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे। उनके बाद अब आए हैं कि अब हम कह सकते हैं कि हमने एजुकेशन गेन की है, हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, हम बच्चों के माइंडसेट को पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। क्योंकि आप देखिए कि ज़बरदस्ती का अगर मैं आपको कुछ खिलाना चाहूँगी तो आप वो भी नहीं खाओगे। तो आप करियर की बात कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो कि अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपें तो वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नो डाउट बच्चा पेरेंट के अकॉर्डिंग कर भी लेता है, लेकिन जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन है
वो उसको फ्यूचर में नहीं मिलेगी। जी, जिस तरह से माइंडसेट की भी बातचीत जो आपने की कि एक माइंडसेट ज़रूरी होना है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि अपने बच्चे का वो पहचानना कि ये क्या करना चाहता है। इसके साथ साथ जो बदलाव, जिस तरह से पहले बात की एजुकेशन में, काउंसलिंग सेंटर्स भी जो है वो कहीं कहीं जगह बनाए गए हैं जिसमें काउंसलिंग भी कराई जाती है, और कई सारी एजुकेशन सेक्टर में ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते स्टडी, उनके लिए कई तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके लिए बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेकर आए। तो काउंसलिंग को किस तरह से आप देखते हैं, कितनी ज़रूरी है और किस तरह से लोग इसे अडेप्ट करें? ये तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत सारे अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में ये बात बोली है कि काउंसलिंग सेल्स होना ज़रूरी है। ये आप लेके चलें कि सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए, सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग हो। काउंसलिंग सेल्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हम लोगों को नहीं पता, हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है। हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि आपको इतने सब्जेक्ट्स रखने हैं। हमें काउंसलिंग में उसकी बर्थ हिस्ट्री से लेकर अभी तक जो उसने एकेडमिक अचीवमेंट किया है उसको देखना है। उसके बाद उसके इंटरेस्ट को, उसकी जो पावर है, इंटेंशन है उसकी, कहाँ पे वो जाना चाहता है, उसको लेने के बाद हम देन डिसाइड करें कि बच्चे का कौन सा फ्यूचर आगे सेट हो सकता है। काउंसलिंग में बच्चे को ये भी बताया जाता है कि वो उसका माइंडसेट पढ़ते हैं काउंसलिंग जब करते हैं, और ये बताया जाता है कि क्या क्या है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि सबने अपना, मतलब कि कई लोग जो है अपना बिजनेस सेटअप भी करते हैं, और जिस तरह से कुछ समय पहले जब ऑफलाइन डिस्कशन होती है, आप कहते हैं कि चाय वाला बीटेक, मतलब कि इस तरह की बातें जो आप कर रहे थे कि इतनी स्टडीज़ करने के बाद उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है कि वो ये चीज़ें अडेप्ट करें, या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हो वो बेकार नहीं जाती हैं, तो क्या लगता है एक प्रॉपर काउंसलिंग, लैक ऑफ काउंसलिंग जो है वो बच्चे उनसे वंचित रहकर जो है वो पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या कुछ करना है? सबसे पहले ये हम बेकार नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे कि हमने पहले भी ऑफलाइन ये डिस्कस किया था कि आजकल बहुत ज़्यादा आप कहीं पे बहु प्लाजा चले जाएं, कहीं पे भी तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला। मेरा सिंपल इतना कहना है कि इतनी एजुकेशन गेन करने के बाद अगर आप बोलो कि सिर्फ चाय का एक स्टॉल खोल के आप बोलो कि हाँ दैट इज़ सफिशेंट, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, सॉरी टू से बट हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। बच्चों के पास एजुकेशन है, क्वालिफाइड बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर हमारा कहाँ पे है देश का, कि चाय के टी स्टॉल पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है? नहीं, हमारे बच्चों के पास इतना आर्ट है, इतना स्किल है, वो वोकेशनल कोर्सेज हमारे पास हैं। अरे जाइए रमसा में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना। पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखते हैं कितने सारे ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं जहाँ पे हम वोकेशनलाइजेशन की तरफ स्ट्रेस दे रहे हैं। आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, और कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं फिर से बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, आप उन कोर्सेज़ को अडॉप्ट कीजिए। जर्नलिज़्म के कोर्सेज़ हैं, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोर्सेज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ हैं, उनको अडॉप्ट कीजिए और एक नई लाइन में जाइए। अब ये टी स्टॉल तक मत रहिए, मत सीमित रहिए। आपको क्या लगता है कि अगर इतने सारे कोर्सेज जो है लाए जा रहे हैं, काउंसलिंग भी जो है वो समय समय पर होती है, फिर भी इन्फॉर्मेटिव क्यों नहीं होती है, बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या लगता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें है? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कई सारी स्कीम्स जो है लाई जाती है वो बच्चे तक पहुँच नहीं पाती, तो क्या लगता है कमियाँ खामियाँ कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन की हैं या स्टूडेंट्स की है, वो पहुँच नहीं पाते हैं, या एक मीडिएटर रखने की ज़रूरत है जो उन तक पहुँचा सके कि नहीं ये चीज़ें, या जहाँ पर कोई एक ऐसा स्पॉट बनाया जाए जहाँ पर बच्चे पूछ सकें, या काउंसलिंग सेंटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा? ये आपकी पॉइंट बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए, एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे हम बच्चों को बिठा के आगे फ्यूचर डिस्कशन कर सकें कि आपको करना क्या है। क्योंकि सोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन का लैक है, नो डाउट, ये मैं अभी भी आपके सामने ये एडमिट करती हूँ कि बहुत लैक है, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ऐसा स्पॉट हो जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ लैक पॉइंट्स हैं, नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, लेकिन प्रॉपर लोगों तक पहुँचने के लिए वो प्रॉपर एक जो रास्ता है वो नहीं पहुँचेगी, वो यूज़लेस है। हम बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे कोई फुटफॉल ही नहीं है, तो हमारे लिए वो मीनिंगलेस है, क्योंकि कोई जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे उस चीज़ को। इसलिए बेटर ये है कि बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जाए,
वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन मासेस तक पहुँची जाए। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास आजकल आपको पता है इंटरनेट का टाइम है, तो मासेस तक इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में पहुँचती है। क्यों नहीं हम जो सही मुद्दे हैं उनको मासेस तक पहुँचाएं। आप हर जगह देखें, आप थोड़ी सी बारिश होती है, लोग क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं। अरे वैसी चीज़ें अपडेट कीजिए जो मासेस तक जाए, उनके लिए बेनिफिशियल रहें। ये अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक स्पॉट हो जहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। जी। मेन चीज़ ये रहती है। और क्या कुछ चीज़ें जो है इंक्लूड की जानी चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, जो आपको लगता है कि पहले के टाइम पे सही थी और अब के टाइम पे अगर वो लैग कर रही हैं तो उसे इंक्लूड करना चाहिए? सबसे पहले तो नो डाउट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इसको, लेकिन मैं फिर भी पर्सनली अपने तौर पे भी कहूँगी कि जो मॉरल एजुकेशन है वो हम बहुत लैग कर चुके हैं आजकल। मॉरल वैल्यूज़ हमारी बहुत पीछे रह गई हैं। जो बेसिक हम हैं, जो बीइंग इंडियन जो हम हैं, हम वो लैग कर चुके हैं। हमें वो संस्कृति, हम उसको भूल चुके हैं। हमें सबसे पहले मॉरल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। नो डाउट आप एक कंसेप्ट में यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन जो है, हम इसको लेके चलते हैं कि आप अपना कल्चर भूल जाओ। दैट इज़ नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन वो है कि हम अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को चेंज करें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली। अपने ड्रेसेस चेंज करने या अपने स्टाइल चेंज करने से हम मॉडर्नाइज नहीं बन सकते। दूसरी बात, वैल्यूज़ जो हमारे देश की हैं वो दुनिया में किसी भी देश की वैसी वैल्यूज़ नहीं है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो मेन जो लैग पॉइंट है वो ये है। सेकंड थिंग, वोकेशनलाइजेशन पहले भी हमने डिस्कस किया, उस पर भी फोकस करना चाहिए। थर्ड, इंटरनेट का टाइम है, आर्टिफिशियल वैल्यूज़ की जो हमने बात की, ये स्कूल से ही शुरू होती है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे या आप स्कूल जाते होंगे, उस टाइम पर एक स्टोरीज के साथ बताया जाता था कि इस स्टोरी के साथ क्या मॉरल निकलता है। तो क्या लगता है आज के टाइम पे टीचर और स्टूडेंट की वैसी इंटरेक्शन नहीं होती? आप क्या मानेंगे इसको? नहीं, एक्चुअली आजकल जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन बन चुका है, या बोलें कि टीचर का जो माइंड सेटअप है, एक तो सिलेबस कंप्लीट एंड देन फ्री। सेकंड थिंग कि हम ज़्यादातर आगे हैं आर्टिफिशियल चीज़ों पे। बिल्कुल। आप बच्चों को आप पूछिए, आप किसी भी बच्चे, एक पर्सनली ये सजेशन दूंगी, आप किसी भी छोटे बच्चे का जाके पूछिए दिवाली क्यों मनाई जाती है, बच्चा यही जवाब देगा, दिए जलते हैं, पटाखे हम फोड़ते हैं, ये पता है। लेकिन बेस जो है उसको नहीं पता। लोहड़ी का बेस नहीं पता, होली का बेस नहीं पता, तो ट्रेडिशन के बारे में। उसके बाद हम हाय हेलो तक तो सीमित रह चुके हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, पाँव छूना, इनको भी अपने साथ रखिए। मैं नहीं कहती कि आप नहीं कीजिए, वो सारी चीज़ें अडॉप्ट किए, बट अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने वैल्यूज़ को हम भूल नहीं सकते। पेरेंट्स को सिखाने की ये जरूरत है। बिल्कुल, पेरेंट्स जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो वो स्कूल देता है हमें, स्कूल से ही हमें ये सीखना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज को हम इस चीज़ में लेके आऊँगी कि लैंग्वेज अपनी मत भूलें। आप देखिए, मैक्सिमम में हम एक्सेंट देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, ये देखते हैं। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, डोगरी हमारी स्टेट लैंग्वेज है, व्हाई नॉट? हम वहाँ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें करनी चाहिए हम। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला है? मैं एक ही मैसेज दूंगी। सबसे पहले तो प्लीज़ अपने जो स्किल्स हैं उसको पहचानें, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको पहचानें। एक टी स्टॉल तक मत रहिए। फॉर गॉड सेक, एजुकेशन को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अब उन कोर्सेज़ को ऑप्ट कीजिए। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को मत भूलिए, और अपने नेशन के लिए, नेशन फर्स्ट सबसे पहले जो मैं आज मैं बोलना चाहूँगी कि अपने नेशन को लेकर चलिए, बाकी सभी चीज़ें एक साइड पे रखें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ रजनीश जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत बातें भी कही और एजुकेशन सेक्टर में कितना बदलाव आया और क्या कुछ ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन को है और क्या कुछ ज़रूरत हम स्टूडेंट्स को है, इस चीज़ पर भी जो है फोकस किया गया। और साफ तौर से एक बात कही इन्होंने कि हमें अपने मॉरल वैल्यूज़ को भूलना नहीं चाहिए। ये एक टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि अपने स्टूडेंट को जो है इसके बारे में अवगत कराए। इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है इसमें कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को जिस तरह से हम भूलते जा रहे हैं इस दौड़ भरी ज़िंदगी में, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, उसे भी हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अपनी संस्कृति को बरकरार रखे में अपना हाथ बटाना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।